नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम और बेसिक फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। बेसिक फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब क्या है? कि जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो किस प्रकार से काम करेगा, उसमें आपको बताया था। जो ये उपकरण है उसमें कौन कौन से आपको लिए जाएंगे अपैरेटस का आप लोगों को ध्यान है। नंबर 1 है इसमें टॉर्च। नंबर 2 है इसमें मिरर या लेंस। नंबर 3 है इसमें सेल यानी कि कोष्ठिका चेंबर किसका लिया जाएगा। नंबर 4 है इसमें आपके प्रिज्म। प्रिज्म जो क्या काम करेगा, प्रिज्म जो अलग अलग तरंगदैर्घ्य आएगी उसको एक ही रूप में आपको बताएगा किस प्रकार से इसका स्पेक्ट्रम होगा। प्रिज्म 5 नंबर पे है डिटेक्टर संसूचक और 6 नंबर पे है रिकॉर्डर। अब इन सब का यूज करके आपको एक डायग्राम बता देता हूं। इसका डायग्राम देखिए आप। लास्ट पॉइंट है रिकॉर्डर। इस प्रकार से ये पार्ट्स है। अब इन्हीं के आधार पर इसका डायग्राम बना हुआ है। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे इसको। स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये एक सोर्स है। सोर्स से आपको क्या करेंगे, आप इस सोर्स से रेडिएशन निकलेगी अलग अलग। यहाँ पर आप बनाओगे मिरर, जो दूसरा पॉइंट था आपने। ये मिरर को ड्रॉ इस प्रकार से करोगे आप। मिरर से वापिस इस प्रकार से आप विकिरणों को शो करते हुए बताओगे। ये किसमें से होकर के निकलेगी, रिफरेंस। रिफरेंस रिफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, जो आपने सैंपल लिया है वो। दूसरा है ये सैंपल, ये आप लो। इस प्रकार से सैंपल और रेफरेंस शो करोगे। ये है आपका स्रोत, ये है आपका दर्पण यानी कि मिरर। इस प्रकार से ये डायग्राम है और इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ोगे आप रेडिएशन को शो करते हुए। तो यहाँ पर मिरर वापस लगा रहेगा एक, और यहाँ एक मिरर लगा रहेगा इस प्रकार से। तो ये लाइट को क्या है, रिफ्लेक्ट कर लेता है इस प्रकार से। लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर इसी में आगे की ओर आप लगाओगे प्रिज्म। ये एक रोटेटिंग प्रिज्म है। प्रिज्म आगे की ओर लगेगा, इस प्रकार से ये रेडिएशन आएगी। रेडिएशन का आपको इस प्रकार से डिनोटेट करना है जीरो द्वारा। ये प्रिज्म आपने बनाया, इस प्रिज्म से आगे की ओर आप डिटेक्टर बनाओगे। इससे आगे की ओर डिटेक्टर। ये है आपके डिटेक्टर संसूचक, जिसे संसूचक कहा जाएगा। इससे जुड़ा हुआ एम्पलीफायर बनाओगे आप। ये एम्पलीफायर। से जुड़ा हुआ एम्पलीफायर और एम्पलीफायर से जुड़ा हुआ एटेन्यूटर और पेन रिकॉर्डर। एम्पलीफायर से ये एटेन्यूटर क्या होता है, इस प्रकार से होता है। कंघी के बनी हुई आकृति होती है एटेन्यूटर की, प्रकार से कंघी की बनी हुई आकृति इस प्रकार से सो। ये है एटेन्यूटर। एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर से आपके पेन रिकॉर्डर जुड़ा रहेगा। ये पेन रिकॉर्डर है और इसी से आगे आपके एम्पलीफायर जुड़ा रहेगा। एम्पलीफायर का उल्टा काम करता है एटेन्यूएटर, ध्यान रखना आपके। ये तो है पेन रिकॉर्डर। पेन इस प्रकार से यहाँ पर आपके रिकॉर्ड मिलेगी, यानी कि जो वेवलेंथ है आपके, कौन सी तरंग है उसका आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मिलता है। इसे कहते हैं रिकॉर्डर। रिकॉर्डर के रूप में, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था,
कंप्यूटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कंप्यूटर का यूज किया जाता है आजकल। यह है द्विकिरण पुंज स्पेक्ट्रोमीटर। यह चित्र है द्विकिरण पुंज स्पेक्ट्रोमीटर। द्विकिरण पुंज स्पेक्ट्रोमीटर। ये है बेसिक फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर्स के बारे में ये आपको मूलभूत जो सभी ये स्रोत, सैंपल, रिफरेंस, पेन रिकॉर्डर, एम्पलीफायर, डिटेक्टर, प्रिज्म किस प्रकार से काम करेंगे, ये है दर्पण, और ये भी है ऊपर की ओर दर्पण। इस प्रकार से आपको ये चित्र ध्यान रखना है। ये चित्र है द्विकिरण पुंज स्पेक्ट्रोमीटर का। यहाँ पर अपना ये टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन रोटेशनल स्पेक्ट्रम यानी घूर्णन स्पेक्ट्रम। इसे घूर्णन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम जो आपके सिलेबस में है वो सब, एक है रोटेशनल, एक है वाइब्रेशनल, और एक है रमन स्पेक्ट्रम, एक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, और एक है दूसरे पार्ट में रमन स्पेक्ट्रम के बाद एनएमआर स्पेक्ट्रम। एनएमआर स्पेक्ट्रम के बारे में भी आपके पास में ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही टॉपिक है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के आपके एक तो होगी सेकंड यूनिट, एक होगी थर्ड यूनिट, और उधर से सेकंड बुक में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से होगी एक फर्स्ट यूनिट जो एनएमआर स्पेक्ट्रम। एनएमआर स्पेक्ट्रम ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही यूनिट है। इसी को आप लेकर के चलेंगे और इन यूनिटों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यस, देखिए घूर्णन स्पेक्ट्रम सबसे पहला टॉपिक लिया जाता है आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ये पहला आपके टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ये आपके यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है रोटेशनल स्पेक्ट्रम। रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बाद इसमें पढ़ेंगे आप डायटोमिक मॉलिक्यूल, एनर्जी लेवल, रिजिड रोटेटर्स, मैक्सवेल वोल्टेज मान, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नियम है वो पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन और नॉन रिजिड रोटेटर, और आइसोटॉप इफेक्ट। ये टॉपिक आप यूनिट सेकंड के पार्ट सेकंड में पढ़ोगे। सबसे पहले अपन चलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम यानी कि घूर्णन स्पेक्ट्रम। किसे कहा जाता है घूर्णन स्पेक्ट्रम? ध्यान रखिए, घूर्णन स्पेक्ट्रम जो होता है वो माइक्रोवेव रीजन में होता है। माइक्रोवेव रीजन में ध्यान रखिए, खास करके कौन से रीजन में कौन सा होगा, तो ये माइक्रोवेव रीजन में होता है, यानी कि सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र में। सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग है, यानी कि सूक्ष्म तरंगों के कारण होता है, यानी कि सूक्ष्म तरंगों के क्षेत्र में होता है, तो उसे सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। माइक्रोवेव रीजन वाले क्षेत्र में होती है ये घूर्णन स्पेक्ट्रम है। इसमें क्या होता है? गैसीय अणु द्वारा सूक्ष्म तरंग परिसर, ये देखिए यहाँ पर सूक्ष्म तरंग परिसर, यह सूक्ष्म तरंग परिसर ही माइक्रोवेव रीजन है। याद रखना, ये माइक्रोवेव रीजन है। में विकिरण अवशोषण के फलस्वरूप इसमें विकिरणों का अवशोषण होगा। उसके बाद क्या होगा? घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से प्राप्त होंगे स्पेक्ट्रम आपको। उसके बाद घूर्णन ऊर्जा जो अवशोषण होगा, उसके बाद स्तरों में संक्रमण से प्राप्त होंगे आपको स्पेक्ट्रम, उसे घूर्णन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ध्यान रखना, ये घूर्णन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन है, यह स्पेक्ट्रम ऐसे अणुओं द्वारा होता है जिसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ध्यान रखना, खास करके ये स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाने वाले यौगिकों में होगा। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले यौगिकों में होगा, बाकी दूसरे वाले यौगिकों में ये नहीं होगा। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाने वाले यौगिकों में होगा। जैसे उदाहरण देखिए आप, HCl, HBr, ये द्विपरमाणुक है, SO, CO, CO और NO। ये SO2 हो सकता है। यहाँ पर आप ये यहाँ CO ले लीजिए आप, यहाँ CO ले लीजिए, SO2 हो सकता है वहां, या CO ले लीजिए, NO ले लीजिए, HBr। द्विपरमाणुक अणु का एग्जाम्पल लेने हैं आपको, यहाँ पर CO, NO, इस प्रकार से ऐसे उदाहरण लेने हैं जो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाता है। कौन सा दर्शाएगा? स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण।
यानी कि द्विपरमाणु अणु लेने हैं आपको, ये द्विपरमाणु के, ध्यान रखिए। CO, HCl, HBr, NO, इस प्रकार से स्थायी द्विध्रुव अवगुण दर्शाने वाले हैं होंगे ये द्विपरमाणु अणु। जैसे किसपे ये नहीं होगा, जो देखिए आप द्विपरमाणु अणु, जैसे द्विपरमाणु अणु, द्विपरमाणविक अणु कौन से होते हैं आप लोग जानते हो। द्विपरमाणु अणु का मतलब होता है H2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस प्रकार से ये द्विपरमाणु अणु, इनमें ये घूर्णन नहीं होगा, यानी कि ये स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाएंगे, ये स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं ये अणु, ध्यान रखना, ये स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाएंगे। ये स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते हैं, ये वाला एक पॉइंट और है। यानी कि दूसरा पहले है स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाने वाले, और एक और है ये जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता है, ऐसे अणु जैसे द्विपरमाणु अणु H2, O2, N2, इस प्रकार के, इनमें भी स्पेक्ट्रम ये नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना, ये स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाएंगे, ये इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को नहीं दर्शाते। घूर्णन स्पेक्ट्रम की जो परास होती है, जो रेंज होती है, वो 1 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी परास जो होती है 1 से 100 सेंटीमीटर के बीच में इसकी परास होती है, ध्यान रखें, ये इसकी रेंज है घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ये स्पेक्ट्रम की 1 से 100 सेंटीमीटर तक इसकी परास होती है। घूर्णन स्पेक्ट्रम के अध्ययन को सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, जैसे पहले बता दिया मैंने आपको, सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इसमें इसी रीजन की आपके तरंगें ली जाती है, सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये खास करके ध्यान रखना, इसके कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को सामने, इसके सामने बताए हैं कि किस प्रकार से रोटेशनल स्पेक्ट्रम काम करेगा। ये इस प्रकार से रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है, ये इनके टॉपिक से है। दूसरा चलते हैं अपन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या होता है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसकी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, किस प्रकार से काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अभी बताया आपको डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे द्विपरमाणु अणु जो सामान्यतया रेखीय होता है, ये में इनमें घूर्णन होता है। ये क्या होते हैं, रेखीय होते हैं, ज्यादातर क्या होंगे, ये अधिकांश रेखीय होंगे, यानी कि लाइनियर कंडीशन में होंगे द्विपरमाणु अणु। ऐसे अणु लिए जाएंगे जो रेखीय होंगे। किस प्रकार से होंगे, रेखीय स्ट्रक्चर होगी, इनकी संरचना इस प्रकार से होगी, यानी कि रेखीय संरचना में होती है। इनमें घूर्णन जो होगा वो दो प्रकार से होता है। इनमें घूर्णन किस प्रकार से होगा, रेखीय अणुओं में घूर्णन होगा दो प्रकार से। दो प्रकार से घूर्णन किस प्रकार से होगा, देखिए आपको चित्र बना करके बता देता हूं। इनमें घूर्णन दो प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, ये इस प्रकार से, इनके दो पार्टिकल्स है, ये दोनों मिलकर के एक द्विपरमाणुक अणु बनाया है, इन्हें डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, ए और बी इस प्रकार से है ये। तो इनका बीच का ये है गुरुत्व केंद्र, ये गुरुत्व केंद्र लिया जाता है। तो एक रोटेशन हो गया इसका इस प्रकार से, एक रोटेशन होगा इनका इस प्रकार से, और दूसरा रोटेशन होगा इनका इस प्रकार से। देखिए दूसरा रोटेशन होगा इनका इस प्रकार से। ये इस प्रकार से दो ही रोटेशन होंगे, इनमें दो घूर्णन होंगे। एक इस प्रकार का रोटेशन होगा और एक इस प्रकार का रोटेशन होगा, एक ये यहाँ से ये यहाँ से, और बाकी दूसरा रोटेशन इस प्रकार का होगा। ये इसका जी जो होता है गुरुत्वीय केंद्र होता है। ये डायएटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया है। द्विपरमाणु अणु की दृढ़ गुणक या अदृढ़ गुणक के रूप में व्याख्या की जा सकती है। देखिए द्विपरमाणु जो अणु होता है उसकी व्याख्या किस रूप में की जा सकती है, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को आप स्टडी जो करोगे एक रिजिड रोटेटर के रूप में, रिजिड रोटेटर, और दूसरा करोगे आप नॉन रिजिड रोटेटर, नॉन रिजिड रोटेटर।
यानी कि रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर में कौन से आएंगे? दृढ़ घूर्णक यौगिक आएंगे, इसमें दृढ़ घूर्णक पदार्थ, और इनका आप स्टडी करोगे दृढ़ घूर्णक। और दूसरा आएगा नॉन रिजिड अदृढ़ घूर्णक, अदृढ़। इनके बारे में आप लोग स्टडी करो। यानी कि फर्स्ट अपन चलते हैं रिजिड रोटेटर। फर्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर को कहा जाता है दृढ़ घूर्णक। दृढ़ घूर्णक, रिजिड रोटेटर का मतलब होता है दृढ़ घूर्णक। एक घूर्णित द्विपरमाणिक अणु जिसके नाभिक एक निश्चित माध्य दूरी से पृथक रहते हैं। यानी कि ये देखिए दो है अणु जो निश्चित माध्य दूरी से पृथक रहेंगे, जो निश्चित माध्य दूरी से पृथक रहते हैं को मुक्त घूर्णन अक्ष सहित दृढ़ घूर्णक कहा जाता है। तो मुक्त अक्ष सहित ये घूर्णन क्या कहलाता है? इसका दृढ़ घूर्णन कहलाता है। ये इसका दृढ़ घूर्णक कहा जाता है। शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम का सही निर्धारण दृढ़ घूर्णक मॉडल के रूप में किया जाता है। द्विपरमाणु अणु के घूर्णन से किया जा सकता है। द्विपरमाणिक अणु का सामान्य द्रव्यमान का मान क्या होता है वो आपको याद रखना है। इस प्रकार से मैं बता देता हूं। इसका द्विपरमाणु जो अणु का सामान्य द्रव्यमान होता है वो म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होता है। याद रखिए ये समानित द्रव्यमान का आपका मान है, समानित द्रव्यमान। ये इस प्रकार से म्यू सामान्य द्रव्यमान द्विपरमाणु अणु का सामान्य द्रव्यमान का मान है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये टॉपिक होता है आपके दृढ़ घूर्णक। दृढ़ घूर्णक के बाद नेक्स्ट अगली वीडियो में आप लोग पढ़ोगे दृढ़ घूर्णक के एनर्जी लेवल और उसके सिलेक्शंस रूल और स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। धन्यवाद।